कैसी थी आपकी जो स्ट्रेटजी इस एग्जाम को लेकर के? हर कोई यही जानना चाहता है कि अगर किसी ने क्वालिफाई किया है तो कैसे एग्जाम क्वालिफाई कर गया, ये मिरेकल हो कैसे गया? क्या स्ट्रेटजी थी मैंने आपकी? बहुत तैयारी की फोर्थ सेम में। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी मास्टर्स के। ज्योग्राफी का मैंने सब कुछ पढ़ा थियोरटिकली, और पेपर फर्स्ट को मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरा फोर्थ सेम में नहीं हुआ। तो फिर मैं बहुत अपसेट हुई, बहुत स्ट्रेस में कि भाई मैंने मेहनत भी की और मेरा नहीं हुआ। पेपर वन की मैं बात करना चाहूंगा। हर स्टूडेंट डरता है पेपर वन से। आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमें मैथ नहीं आता, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर अब तो मैं एग्जाम पोस्टपोन को लेके डिमोटिवेटेड हो जाऊंगी, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा तो मैं फिर क्या सोचूंगी, मुझे फिर से बैकअप करना पड़ेगा सारी चीजों का। तो इसलिए मैं कंटिन्यू अपने उसी वे में चली जाती कि एग्जाम कभी तो होगा ही। सर, एक तो कंसिस्टेंसी हमें बना के रखनी पड़ेगी कि हम ये नहीं कर सकते कि आज पढ़ रहे हैं हम फिर 5 दिन का गैप दे रहे हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल तो लोग पढ़ लेते, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस होना इस एग्जाम के लिए, सर, वो मुझे आपसे ही मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जॉब सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। यूजीसी का रिजल्ट आ चुका है। लगातार हमारे वीडियोस आ रहे हैं टॉपर्स के। तो आज आपके सामने एक और टॉपर लेकर के मैं आया हूं, नीरू, जिन्होंने यूजीसी नेट जून 2021 और दिसंबर 2020 का जो कंबाइंड रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने 98.30 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया है। तो हम सुनेंगे नीरू के जो स्ट्रेटजीज थे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आप लोग को भी बहुत सारा इसमें जानने को मिलेगा। सो लेट्स वेलकम नीरू। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको सबसे पहले जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू सर। सर, कॉन्ग्रेचुलेशन तो सर आपको, आपने मेरा ड्रीम बिल्कुल एकदम सच किया है, इसलिए सर थैंक यू। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? घर में कैसे हैं सब लोग? कैसा उनका रिस्पॉन्स था? क्या रिएक्ट किए दोस्तों ने, घर वालों ने? क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करना, कुछ तो जरूर मिला होगा रिस्पॉन्स में आपको। हाँ सर, सभी खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। स्कूल टीचर से लेके कॉलेज फिर मास्टर्स वगैरह से लेके सभी खुश है सर। और सर मैं भी बहुत खुश हूँ आप इसके बाद सर। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, खुशी आपकी दिख रही है। हाँ कैसी सर। थी आपकी जो स्ट्रेटजी इस एग्जाम को लेकर के? हर कोई यही जानना चाहता है कि अगर किसी ने क्वालिफाई किया है तो कैसे एग्जाम क्वालिफाई कर गया, ये मिरेकल हो कैसे गया? क्या स्ट्रेटजी थी आप? सर, जैसे जब मैं मास्टर्स में थी तो मैंने अपने सीनियर से सुना था, तो फिर हमने भी फर्स्ट टाइम में मास्टर्स में फॉर्म फिल किया। तो फर्स्ट टाइम में तो हमें इतनी खुशी थी कि भाई हम इतने एलिजिबल हो गए कि हम नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बस इसी खुशी में बस ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के चले गए। ऐसे ही मैंने 2-3 अटेम्प्ट बस ऐसे ही चले गए। फिर सीनियर से पूछा भाई कैसे क्रैक होता है, जिनका क्रैक हुआ है एग्जाम। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अरिहंत की बुक आती है एक, बोले कि इस बुक को पढ़ लो आपका हो जाएगा। तो ऐसे मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली, और फिर मेरे 3 अटेम्प्ट तो ऐसे ही चले गए। फिर मास्टर्स के फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने सोचा भैया ये तो करना पड़ेगा, वरना आफ्टर एमएससी फिर मैं क्या करूंगी। क्योंकि मुझे जो मेरे मास्टर्स में जो मेरे प्रोफेसर थे ना, तो उनको देख के मुझे लगता था कि मुझे भी प्रोफेसर ही बनना है। तो उसके लिए फिर मैंने बहुत तैयारी की। फोर्थ सेम में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी मास्टर्स के। ज्योग्राफी का मैंने सब कुछ पढ़ा थियोरटिकली, और पेपर फर्स्ट को मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरा फोर्थ सेम में नहीं हुआ। हम्म। जो दिसंबर नवंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ था वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मैं हम्म। बहुत अपसेट हुई, बहुत स्ट्रेस में कि भाई मैंने मेहनत भी की और मेरा नहीं हुआ। क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने मेरा 100% दिया, लेकिन वो था नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली इस एग्जाम के डेप्थ के बारे में कि क्या चाहिए इसको। तो हम्म। फिर सर मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मुझे सही गाइडेंस पता चले कि आखिर एग्जाम में चाहिए क्या, कि करना क्या है मुझे। तो सर फिर मुझे वहां पे आपकी वीडियो मिली। तो मैं आप बोल रहे थे, एक वीडियो थी आपकी बुक्स के बारे में बता रहे थे आप, फिर आप बोल रहे थे कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, मैं वो सब कुछ बताऊंगा, मेरे साथ चलना होगा बस। बस मुझे यही चाहिए था कि मुझे कोई प्रॉपर सही गाइडेंस दे सके। तो फिर सर, फिर गुड उसके गुड। बाद सर मैंने +6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया आपका। फिर उसके बाद से मैं आपसे कनेक्ट बिल्कुल कंसिस्टेंसी से जुड़ी रही, और आपने जो कुछ बोला उसे फॉलो करती रही। लास्ट में फिर मेरा, अब मैं आपके सामने हुई सर फिर। बहुत बड़ी बात है। और एक मतलब इसे हम लाइफ का अपना एक ऐसा अचीवमेंट मान सकते हैं। अचीवमेंट के साथ साथ एक ऐसा स्टेज है जहां से आप अब अलग अलग दिशाओं में जा सकते हो। मास्टर्स कर लिया है, जेआरएफ भी हो गए हैं आप, नेट तो वैसे भी हो गया।
कॉलेज लेक्चर के लिए जा सकते हैं, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, फेलोशिप मिल सकता है, तमाम तरीके की चीजें हैं यहाँ पर एक करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम देखें। जैसे एक सामान्य स्टूडेंट है तो उसका सिर्फ मास्टर्स है, तो वो सिर्फ मास्टर्स है तो उसके बाद बहुत ज्यादा एलिजिबिलिटी नहीं है डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स के लिए। तो ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है कि आप एक ऐसे चौराहे पे आ गए जहां से आप हर दिशा में जा सकते हैं। पेपर 1 की मैं बात करना चाहूंगा। हर स्टूडेंट डरता है पेपर 1 से। डरने का कारण भी है क्योंकि वो कभी पढ़ा नहीं होता है और हमेशा से या तो वो कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है। पेपर 1 के जो भी चीजें हैं वो कभी पढ़ना नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड कभी नहीं पढ़ा, रिसर्च एप्टीट्यूड कभी नहीं पढ़ा, सब कुछ नया हो जाता है। आईसीटी कम्युनिकेशन कभी कुछ पढ़ा नहीं, रीजनिंग वगैरह कभी कुछ पढ़ा नहीं, ये सब सारी चीजें नई हो जाती हैं। तो ये कैसे, मतलब आप क्या कहना चाहोगे कि इसको कैसे तैयार कर सकता है कोई स्टूडेंट, या कोई तरीका जो आपने डेवलप किया? सर मैंने पेपर फर्स्ट के लिए मैंने पहले तो सिलेबस देखा, 10 यूनिट्स देखे, तो मैंने सबसे पहले यही रियलाइज किया कि अगर मुझे प्रोफेसर बनना है, अगर एक रिसर्चर बनना है, तो ये क्वालिटीज मुझे अपने अंदर प्रैक्टिकली लानी पड़ेगी। अगर मैं कल को प्रोफेसर बन भी जाती ज्योग्राफी की या रिसर्च स्कॉलर, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे इतना डीआई भी नहीं आता, बेसिक्स भी नहीं आता, या फिर मुझे इतनी मैथमेटिकल रीजनिंग भी नहीं आती। तो मैंने ये चीजें सीखी, मुझे आती नहीं थी, लास्ट में मुझे ये चीजें सीखनी पड़ी। और मैं सभी लर्नर्स को ये बोलना चाहूंगी, आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमें मैथ नहीं आता, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप इतने बड़े लेवल पे जाके अगर प्रोफेसर बनना चाह रहे, रिसर्चर बनना चाह रहे, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपकी ड्रीम की रिक्वायरमेंट है। आपको अगर उस लेवल का एक ह्यूमन बीइंग बनना है तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो फिर मैंने यही किया कि मैंने इन चीजों को डेप्थ में समझा और प्रैक्टिकली अपनाने की जरूरत पड़ेगी कि एक टीचिंग एप्टीट्यूड एक टीचर्स के लिए क्या होना चाहिए। मैं ये सब चीजें एब्जॉर्व करती थी, जैसे कि आप पढ़ाते थे तो मैं आप में ये क्वालिटीज देखती थी, या फिर मैं मेरे जो और भी कोई प्रोफेसर वगैरह जिन टीचर से मैं पढ़ती थी तो उनमें मैं ये चीजें देखती थी। तो इसलिए फिर मैंने यहीं से फॉलो किया, अनअकैडमी से फिर मैंने सीखा और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इनको समझने की कोशिश की सर। क्या कोई और भी एग्जाम को एक साथ टारगेट किया? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी करते हैं, वो सीटेट की भी तैयारी कर रहे होते हैं, या वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा किया था, या फिर सिर्फ यूजीसी नेट का ही एग्जाम आपने सोचा था कि इसी को तैयार करना, यही निकालना है? सर जब मैं मास्टर्स में थी तो लास्ट 4 सेम पे मैंने ये किया था कि मास्टर्स भी चल रही थी और मैंने सीयू सेट का एंट्रेंस एग्जाम रिसर्च के लिए वो भी क्वालिफाई किया था। और अब मैं फिलहाल बीएड कर रही हूँ, तो बीएड तो मेरी साथ साथ बीएड भी चल रही है। मैं रेगुलर बीएड स्टूडेंट हूँ और मैंने सीटेट वगैरह के एग्जाम प्रिपरेशन नहीं की, प्रायोरिटी मेरी यूजीसी नेट थी, लेकिन सीटेट एग्जाम में भी मेरा स्कोर अच्छा है कि क्वालिफाइड हो जाएगा। तो ये है कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है किस एग्जाम के लिए, कि आप चाहते कि अपने ड्रीम के लिए आप क्या कर रहे हो। तो यही था कि प्रायोरिटी मेरी यूजीसी नेट रही और इसके लिए फिर मैंने डेडिकेशन मेरा यही था, इसी के लिए मैं स्टडी करती थी। पेपर 2 ज्योग्राफी की बात अगर मैं करूं तो पेपर 2 के क्या सेक्शन आपको लगते हैं कि आसानी से तैयार हो सकते हैं, और कौन से यूनिट को आपको लगता है कि इसको तैयार करने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ सकती है? सर मेरे लिए पेपर 2 के लिए क्लाइमेटोलॉजी मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट थी, क्योंकि सर उसमें ये होता है कि एग्जाम पैटर्न हम इस बार दो लास्ट 2 या 3 अटेम्प्ट का देखे तो इस टाइप से आ रहा है कि मल्टीपल ऑप्शन डेफिनेशन आ रही है एग्जाम में, हमें उनमें से सिलेक्ट करना पड़ता है और वो बहुत ही नियर बाई होते हैं वो ऑप्शन के, अगर एक भी गलत सिलेक्ट कर लिया तो वो जो बाकी 3 भी उनके साथ सही सिलेक्ट किया तो वो गलत हो सकती है। तो इसीलिए सर मुझे क्लाइमेटोलॉजी पे ज्यादा वो था और सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, क्योंकि फैक्चुअल चीजें तो सभी बच्चे कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट की बात होती है, कॉन्सेप्ट को कितना डेप्थ में करोगे। और सर सेंसस के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे पास कोई डाटा तो था ही नहीं याद करने के लिए, मैंने सेंसस को विद इन मैंने मैप बना लिए थे, कम से कम 10 या 15 मैप बना लिए थे। उनके अंदर हर स्टेट वाइज मैंने अगर लिटरेसी का तो लिटरेसी रेशो लिख लिया, अगर सेक्स रेशो का तो उनको मैंने वैसे ही नोट डाउन कर लिया एज ए कंपेयर करके सारे स्टेट के साथ, तो आपको इजिली याद रह जाते हैं वो।
किसी चीज का एसोसिएशन के साथ अगर कंपेयर करके याद करते हो तो याद रह जाता है, अगर फैक्चुअली डाटा को याद करते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। और सर फिर मेरे पास नोट्स तो थे ही सर, आपके ब्रीफ में तो मैंने आपके लाइव क्लास में नोट्स बना लिए थे, तो मेरे पास बहुत ही ब्रीफ कंटेंट था, बिल्कुल बस मुझे रिवाइज करना था और डेली आपकी क्लास अटेंड कर रही थी सर। अच्छा, और क्या आपको लगता है कि तैयारियां जब आप कर रही थी, शुरुआत से लॉकडाउन लगा और उसके बाद एग्जाम बार बार पोस्टपोन्ड हुआ, कई बार हमने देखा कि लर्नर्स का जो प्रिपरेशन का मोटिवेशन लेवल है बहुत डाउन हो गया, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? नहीं सर, मैं जब मुझे एग्जाम पोस्टपोन होते जा रहा था तो मुझे सबको अपनी वीकनेस पता होती है कि मेरा ये कम वीक है, तो मैं अब एमसीक्यू पीवाई की प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं उतना स्कोर नहीं कर पा रही थी। मुझे पता था अगर मैं एग्जाम देने जाऊंगी तो मेरा इतना गैप फिर से रह जाएगा, इसलिए जो मुझे टाइम मिल रहा था मैं उसमें बार बार रिवीजन करते जा रही थी या फिर एमसीक्यू पीवाई क्यू देख के अपने आप को जहाँ मेरा वीक पोर्शन था उसको स्ट्रॉन्ग बनाते जा रही थी। जब मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोलते कि भाई एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया अब तो क्या होगा, तो मैं यही बोलती थी मेरा तो जेआरएफ हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जा रही हूँ, अपने वीक पोर्शन पता लग रहा है और प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट को यही बोलना चाहूंगी कि अगर एग्जाम आपको अगर पोस्टपोन होता जा रहा है बार बार, तो आप देखो, मैं ये बात सोचती थी अगर एग्जाम तो कभी ना कभी तो होगा, लेकिन मेरा रिजल्ट क्या होगा उस रिजल्ट के आने के बाद। अगर अब तो मैं एग्जाम पोस्टपोन को लेके डिमोटिवेटेड हो जाऊंगी लेकिन रिजल्ट आ जाएगा तो मैं फिर क्या सोचूंगी, मुझे फिर से बैकअप करना पड़ेगा सारी चीजों का। तो इसलिए मैं कंटिन्यू अपने उसी वे में चली जाती कि एग्जाम कभी तो होगा ही। सही बात है, मोटिवेशन तो यहीं से है, समय का सदुपयोग करना चाहिए। कितने घंटे की पढ़ाई आपने की थी एक जेआरएफ स्टूडेंट तक, मतलब पहुंचने के लिए कितने घंटे की पढ़ाई? सर मुझे 7 to 8 आवर्स मैं कंटिन्यू स्टडी कर रही थी। मैंने जैसे स्टडी स्टार्ट की थी सर, आपसे जुड़ी थी, मैं कंटिन्यू, मेरा पर डे का यही शेड्यूल था कि मैं पर डे का अपना एक गोल होता था कि ये इतनी क्लासेज करनी, इतने में एमसीक्यू लगाने हैं, इतने में पीवाईक्यू लगानी है। तो मैं इस टाइम से 7 से 8 आवर्स मेरे बिल्कुल इजिली लगी जाते थे। इतने घंटे लग जाते थे करने में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किया था दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 पेपर 2 के लिए? यस। क्या रोल आपको लगता है उनका है आपके एग्जाम में? सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि पीवाईक्यू तो हम छोड़ ही नहीं सकते। पीवाईक्यू तो ये है कि अगर आपको टॉप 6% 1% में आना है, तो अगर जो टॉप 20% बच्चे भी होते हैं वो भी पीवाईक्यू तो करके जाते हैं, लेकिन इसलिए पीवाईक्यू को तो हम छोड़ ही नहीं सकते सर। इसलिए मैंने पीवाईक्यू को तो बिल्कुल टिप्स पे कर रखा था दोनों पेपर्स पे। बहुत अच्छे नीरू, बहुत अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपने बताई। मैं चाहूंगा कि आप हमारे लर्नर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनके लिए कुछ मोटिवेशनल बातें कहें जिससे कि वो आने वाले एग्जाम में फुल्ली मोटिवेट होकर के इसे क्वालिफाई कर सकें। सर एक तो कंसिस्टेंसी हमें बना के रखनी पड़ेगी कि हम ये नहीं कर सकते कि आज पढ़ रहे हैं हम फिर 5 दिन का गैप दे रहे हैं, और अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपका ड्रीम है, आपको खुद को अपने साथ ट्रू होना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। बहुत इजली अगर आप पर डे का गोल बना के चलोगे, एक शॉर्ट टर्म गोल बना के चलोगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो बहुत इजिली हो जाएगा आपके लिए कि आपको बिल्कुल बर्डन भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोलूंगी कि अपने साथ ऑनेस्ट होके अपने गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल बना के उनकी तरफ कंसिस्टेंसी से लगे रहो। मेरा हो गया तो सर सभी को हो जाएगा, सर सभी का हो सकता है फिर तो। और सर मैं आपके बारे में कुछ बोलना चाहूंगी कि सर जो आपने गाइडेंस दी हमें, क्योंकि थ्योरेटिकल तो लोग पढ़ लेते लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस होना इस एग्जाम के लिए सर, वो मुझे आपसे ही मिला, इसीलिए सर मेरा एग्जाम क्रैक हो पाया। थैंक यू नीरू, थैंक यू सो मच हमारे आज के स्टॉपर्स टॉप में आने के लिए। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले समय में ऐसे ही जगमगाते रहें, चमकते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।